नमस्कार। इतिहास दर्शन के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम इतिहास दर्शन YouTube चैनल पर स्कूल व्याख्याता इतिहास के वर्ष 2013 से 2025 तक के स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में सल्तनत काल से पूछे गए प्रश्नों का आज ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। जब हम देखेंगे तो वर्ष 2025 में इस टॉपिक से 11, वर्ष 2024 के संस्कृत विभाग में इस टॉपिक से 4, वर्ष 2022 में 12, 2018 में 4, 2018 के संस्कृत विभाग और 2015 में 6, इस प्रकार कुल 47 क्वेश्चन सल्तनत काल से इस परीक्षा में कुल पूछे गए। तो 7 परीक्षाओं में 47 सवाल, इसका मतलब 6.71 इसका एवरेज रहा, मतलब 6 से 7 प्रश्न इस बार भी इस परीक्षा में आने की संभावनाएं पिछले ट्रेंड के आधार पर बनती है। तो हम चलते हैं, इस प्रकार प्रश्न शुरू करते हैं। सल्तनत काल का पहला प्रश्न जो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025 में पूछा गया, निम्न में से कौन सा ग्रंथ अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखा गया? ऑप्शन संख्या 1 फतोह सलातीन, 2 खजाइनुल फतह, 3 नुबू सपेहर और 4 तुगलकनामा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1 फतोह सलातीन। फतोह सलातीन की रचना जो है मलिक इसामी ने की थी। किसने की थी? मलिक इसामी ने। ये जो मलिक इसामी है ये मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था और मोहम्मद बिन तुगलक ने जब अपनी राजधानी 1327 में देवगिरी ट्रांसफर करी, तब ये फतोह सलातीन मोहम्मद बिन तुगलक के साथ देवगिरी गया और रास्ते में ही इसके दादा की दर्दनाक मौत हो गई। इस कारण ये मोहम्मद बिन तुगलक से नाराज हो गया और मोहम्मद बिन तुगलक ने जब वापस अपनी राजधानी दिल्ली दी तो वो दिल्ली नहीं गया और इसने बहमनी साम्राज्य में ही अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के काल में ये फतोह सलातीन लिखी। खजाइनुल फतह, नूह सफीर और तुगलकनामा, ये तीनों अमीर खुसरो के ग्रंथ हैं और अमीर खुसरो के ग्रंथ तुगलकनामा अमीर खुसरो का अंतिम ग्रंथ है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 1 फतोह सलातीन। आगे चलते हैं। खजाइनुल फतह जो है इसमें अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के पहले 16 वर्षों की घटनाओं का वर्णन है। इसी ग्रंथ में यानी खजाइनुल फतह ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी को युग का विजेता, जनता का चरवाहा तथा पृथ्वी के शासकों का सुल्तान की उपमाएं दी है अमीर खुसरो ने। और दूसरा ग्रंथ जो था वो नूह सफीर, ये मुबारक शाह खिलजी की सैनिक अभियानों का वर्णन करता है और इसमें ही अमीर खुसरो ने भारत का धरती का स्वर्ग बताया है। इस कारण अमीर खुसरो को तूती हिंद भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2, बंगाल के तुगरिल खां के विद्रोह के दमन के पश्चात बलबन ने वहां का गवर्नर किसको नियुक्त किया? 1 अमीन खां, 2 हेबात खां, 3 बुगरा खां और 4 शेर खां। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 3 बुगरा खां। देखो, बलबन के समय 1279 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर तुगरिल खां ने विद्रोह कर दिया और खुद का खुतबा पढ़ाया और मुगिसुद्दीन की उपाधि धारण की। और बलबन के समय का यह एकमात्र विद्रोह था जब बलबन दिल्ली से बाहर गया और उस विद्रोह को दबाया। इस प्रकार मुगिसुद्दीन इसके विद्रोह को इसने दबाया और फिर बुगरा खान को क्या किया, वहां का गवर्नर नियुक्त किया। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, बलबन के उस बेटे का नाम बताइए जिसने अफगानिस्तान के तैमूर खान के घातक हमले से रक्षा करते हुए अपनी जान दी। देखिए, बलबन ने पश्चिमोत्तर प्रांत को 2 भागों में बांटा। एक तो सुमन एवं सुनामा का प्रदेश, यहां इसने अपने बड़े पुत्र बुगरा खां को नियुक्त किया और एक क्षेत्र था सिंध और मुल्तान का क्षेत्र। इस सिंध और मुल्तान के क्षेत्र में बलबन ने अपने पुत्र
मोहम्मद को नियुक्त किया और 1286 ईस्वी में मंगोल शासक तैमूर खान ने आक्रमण किया और इस तैमूर खान के आक्रमण के तहत मोहम्मद की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि बलबन इससे बहुत प्रेम करता है और इसकी याद में बलबन बहुत सख्त व्यक्ति था। वो खुद को अफरासियाब वंश का मानता था। उसने पाइबो सिजदा कई अपने साम्राज्य के लिए व्यवस्थाएं शुरू की, लेकिन अपने पुत्र की मौत पर वो टूट गया और 1287 के ईस्वी में, जिसके जस्ट एक साल बाद बलबन की मृत्यु हो गई। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, अलाउद्दीन खिलजी की विस्तारवादी नीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 1299 में गुजरात के विरुद्ध उसके सेनापतियों जफर खां और उलूग खां ने सेना का नेतृत्व किया। दूसरा कथन है उसने देवगिरी पर 3 बार आक्रमण किया और उसे अपना करदाता बनाया। तीसरा कथन है दक्षिण भारत के सभी अभियानों का नेतृत्व उसके दास सेनापति मलिक काफूर ने किया। ये 3 स्टेटमेंट है और इन 3 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है हमें बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3, सिर्फ 3। क्योंकि देखो ये बात तो सही है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय 1299 में गुजरात अभियान हुआ, लेकिन गुजरात अभियान का नेतृत्व उलूग खां और जफर खान ने नहीं किया था। जफर खान की जगह इस व्यक्ति का नाम था नुसरत खान। इस कारण ये पहला हो गया गलत। दूसरा, उसने देवगिरी पर 3 बार आक्रमण नहीं किया, उसने देवगिरी पर 2 बार आक्रमण किया। पहला तो 1306-7 में मलिक काफूर ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को हराया और इस रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली और यह खुद दिल्ली आया। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको रायन की उपाधि दी। उसके बाद इसका पुत्र था शंकर देव। इस शंकर देव के समय 1313 ईस्वी में एक बार और अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने 2 बार आक्रमण किया था, न कि 3 बार। तो ये प्रश्न, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। और दक्षिण भारत के अभियानों का नेतृत्व किसने किया था? मलिक काफूर ने। ये सही। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 3। आगे चलते हैं। ये इसकी व्याख्या है। निम्न में से किसने वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर रख दिया? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3। देखिए, फिरोज तुगलक के समय, फिरोज तुगलक नहीं, गयासुद्दीन तुगलक के समय उसके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक ने 1322 ईस्वी में साउथ पर आक्रमण किया और वारंगल और मदुरा को सल्तनत में मिला दिया। इस समय इसने वारंगल का नाम बदलकर क्या रख दिया? सुल्तानपुर। ठीक है। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से किस दिल्ली के सुल्तान ने ग्वालियर के शासक मंगल देव से संघर्ष किया? ऑप्शन संख्या 1 इल्तुतमिश, 2 अलाउद्दीन खिलजी, 3 फिरोज तुगलक, 4 सिकंदर लोदी और 5 अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1 इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 1232 ईस्वी में मंगल देव जो है ग्वालियर का शासक, इसको पराजित किया। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, सल्तनत काल के उस शासक का नाम बताइए जिसने अपने पुत्र को गवर्नर नियुक्त करते समय यह सलाह दी कि अपने किसानों को अनुचित कार्यों से बचाए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 4 फिरोज शाह तुगलक। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान ने रण पंजिकाओं को समाप्त किया? ऑप्शन संख्या 1 बलबन, 2 अलाउद्दीन खिलजी, 3 फिरोज तुगलक, 4 सिकंदर लोदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 3 फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक का प्रधानमंत्री था खाने जहां तेलंगानी। इसके कहने पर इसने जो तकावी रण थे उन रणों से
अपनी जनता को उरण किया और जो ऋण पंजिकाएं थी उनको समाप्त करके किसानों को कर्ज से मुक्त किया। तो इस ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 3। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, सल्तनत शासकों के सैन्य संगठन में हाथियों का प्रभारी अधिकारी कौन था? ऑप्शन संख्या 1 हास्म ए कुल्ब, 2 सहनाए फील, 3 अफवाज ए कुल्ब और 4 मुररतब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 2 सहनाए फील। देखो सहनाए फील या सहनाए पील ये मुगल काल में हाथी खाना का अधिकारी होता था। अब ये हास्म ए कुल्ब यानी मुगल काल में जो केंद्रीय सेना होती थी उस केंद्रीय सेना को कहा जाता था सल्तनत काल की, मुगल काल नहीं, सल्तनत काल की केंद्रीय सेना हास्म ए कुल्ब होती थी। एक शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले सल्तनत में केंद्रीय स्थायी सेना का गठन किया। किस सेना का गठन किया? स्थायी सेना। और इस स्थायी सेना को कहा जाता था हास्म ए मुररतब। और इस स्थायी सेना का जो स्थायी सैनिक होता था वो कहलाता था मुररतब। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2 सहनाए फील, जो कि हाथियों का प्रभारी या हाथी खाने का प्रभारी होता था। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किस मंगोल नेता ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली तक आक्रमण किया था? ऑप्शन संख्या 1 तरमाशरीन, 2 कुतुलक ख्वाजा, 3 तारदी बेग और 4 अली बेग। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तरमाशरीन। मंगोल नेता जो तरमाशरीन था इसने 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली पर आक्रमण किया और यह मंगोलों का दिल्ली पर अंतिम आक्रमण था। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के समय के बाद मंगोलों ने दिल्ली पर कोई आक्रमण नहीं किया सल्तनत काल में। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इक्ता प्रणाली के संबंध में सत्य नहीं है? ऑप्शन 1 तुर्की शासकों ने उमराओं के नकदी के बदले में इक्ता दिए, ये सही है। इक्ता के प्रमुख को मुक्ति और वली कहा जाता है, ये भी सही है। इक्ता से एकत्रित फवाजिल को उनको खर्चों को पूरा करने के बाद केंद्र को भेज दिया जाता था, सही है। फवाजिल वो भू राजस्व अधिशेष होता था जो कि सूबेदार है इकट्ठा करके खुद का जो मेहनताना है वो काट करके वापस जो केंद्र को जमा कराते थे उसको फवाजिल कहा जाता था। और इक्ता हस्तांतरणीय नहीं थे। ये प्रश्न एकदम, ये ऑप्शन एकदम गलत है क्योंकि इक्ताएं ट्रांसफरेबल होती थी। इक्ता जो सुल्तान चाहता था तो वो अपने किसी अमीर को ट्रांसफर कर सकता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 4। आगे चलते हैं। कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं था? ऑप्शन संख्या 1 सहनाए मंडी, 2 दीवाने रियासत, 3 सराय अदल और 4 मुशर्रफ ए ममालिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4। देखो मुशर्रफ ए ममालिक जो था वो सल्तनत काल का महालेखाकार था। कौन था? महालेखा और कार। अब हम देखते हैं अलाउद्दीन की खिलजी की बाजार व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था के समय उसने 3 प्रकार के बाजार बनाए। एक तो निर्मित वस्तुओं का बाजार, खाद्यान्न का बाजार और तीसरा बाजार जो था वो पशुओं और मवेशियों से संबंधित था। तो इस समय इसने एक वाणिज्य मंत्री की नियुक्ति की थी। इस वाणिज्य मंत्री को कहते थे दीवाने रियासत। ये वाणिज्य विभाग था। सहनाए मंडी का प्रमुख होता था और सराय अदल भी जो अलाउद्दीन खिलजी की व्यापार बाजार व्यवस्था से संबंधित था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4 मुशर्रफ ए ममालिक। ये जो था वो सल्तनत कालीन महालेखाकार था।
ठीक है, आगे चलते हैं। उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने तुर्क के चेहलगानी का गठन किया। सबसे सरल प्रश्न है, इसका नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपने 40 अमीरों, तुर्की अमीरों के एक दल का गठन किया जिसको तुर्क के चेहलगानी कहा जाता था। आगे जाकर के बलबन ने इस तुर्क ए चेहलगानी का दमन कर दिया। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन सी इमारत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नहीं बनाई गई? ए अलाई दरवाजा, 2 मौट की मस्जिद, 3 सीरी का किला और 4 हजार सितून महल। इस प्रश्न का सही उत्तर है मौट मस्जिद। मौट मस्जिद का निर्माण मियाँ भुआ द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था? मियाँ भुआ द्वारा। अब देखते हैं अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया। सीरी का किले का निर्माण 1304 ईस्वी में अलाउद्दीन ने दिल्ली के पास सीरी के किले का निर्माण करवाया। क्योंकि इस किले की नींव में मंगोलों के सिरों को, मंगोलों के कटे हुए सिरों को डाला इसकी नींव में, इस कारण इसको सीरी का किला कहा गया। और हजार सितून महल ये भी इस सीरी के किले के अंदर ही स्थित है। किले के प्रांगण के पार जो महल है, तो इसे हजार सितून महल कहा जाता है। आगे चलते हैं। अलाई दरवाजे का निर्माण 1311 में दिल्ली में करवाया और ये दरवाज़ा जो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। यानी दिल्ली में एक मस्जिद है कुव्वत उल इस्लाम, इसका दक्षिणी प्रवेश द्वार जो है वो अलाई दरवाज़ा है। इस अलाई दरवाजे में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया गया। मौट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी का प्रधानमंत्री था मियाँ भुआ, इसने करवाया। और सल्तनत काल में बनी इमारतों में सबसे पहले संगमरमर का प्रयोग जो किया गया वो किस में किया गया? अलाई दरवाजे में। आगे चलते हैं। राज्य का इस्लामी सिद्धांत त्रिस्तरीय विचार पर आधारित था। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये जो है ऑप्शन संख्या 4 दार उल हर्ब। ठीक है, दार उल हर्ब उस क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ इस्लाम का शासन नहीं हो, यानी जो इस्लाम या शरिया को नहीं मानने वाला जो क्षेत्र होता था उसको दारुल हर्ब कहा जाता है। और इस्लाम के अकॉर्डिंग जो त्रिस्तरीय विचार जो थे वो था एक शास्त्र, एक राष्ट्र और एक संप्रभु। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्रों का वायसराय बनाते समय कौन सी पदवी दी थी? 1 मलिक, 2 शाह, 3 गाजी, 4 सुल्तान। तो मोहम्मद गोरी ने तराइन के दूसरे युद्ध के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय प्रदेशों का शासक बनाया और मलिक की उपाधि दी तथा वली अहद घोषित किया। अपना वली अहद, वली अहद का अर्थ होता है अपना क्या घोषित किया? उत्तराधिकारी। और मलिक की उपाधि दी। देखिए खास बात, जब 1206 में इसकी मृत्यु हो गई उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बना, तो इसने राजा या सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, जबकि मलिक और सिपह सालार की उपाधि से ही संतुष्ट रहा और इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाया। दिल्ली पहली राजधानी, पहली बार सल्तनत काल में दिल्ली जो राजधानी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आने वाले सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा बनाई गई। इस प्रकार इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो शासन किया वो लाहौर से ही किया, वो कभी दिल्ली को अपनी राजधानी नहीं बनाया। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन बलबन के बारे में सही नहीं है? एकताओं का पुनर्ग्रहण, आफरासियाब वंश से संबंध, दरबारी वैभव और चौथा चालीसा का सुदृढ़ीकरण।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4, क्योंकि इसने चालिकाओं का सुदृढ़ीकरण नहीं कराया था, जबकि चालीसा का क्या कर दिया था, दमन। इसने चालीसा से संबंधित महत्वपूर्ण अवध के हेबात खान और बंदायू के मलिक बकबक को सरेआम कोड़े लगवा करके और इनका क्या किया था, दमन। जबकि इल्तुतमिश ने इसकी स्थापना की थी। निम्न में से तुगलक काल में किस स्थान का नाम बदलकर सुल्तानपुर रख दिया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3, वारंगल। ये प्रश्न पहले पूछा था, पहले ऐसा पूछा था कि किस व्यक्ति ने सुल्तानपुर का नाम बदलकर वारंगल रखा, और अब ये पूछा गया है कि किस स्थान का नाम। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, 1322 ईस्वी में वारंगल को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया और उसका नाम बदल के क्या रख दिया था, सुल्तानपुर। सल्तनत काल में कौन सा कर भूमि से संबंधित था? ऑप्शन संख्या 1 खराज, 2 खम्स, 3 जकात और 4 जजिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1 खराज। खराज क्या था? खराज एक प्रकार का भूमि कर था, और खम्स जो था वो राज्य द्वारा लूट के माल में लिया गया हिस्सा, यानी कि सल्तनत काल या इस्लामी साम्राज्य में किसी भी प्रकार की लूट हुई हो और उस लूट में 20% हिस्सा किसका होता था, राजा का, और 80% जो हिस्सा है वो होता था लूटने वालों का। जबकि 2 शासक ऐसे हुए, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। इन दोनों ने क्या किया, 80% तो राज्य में लिया और 20% जो है लूटने वालों को दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। जकात, मुस्लिमों को अपनी आय का 40वां भाग जो है वो दान करना होता था, और इसको कहते थे जजिया, और जजिया इसको कहते थे जकात। और जजिया वो कर होता था जो गैर मुस्लिमों को संरक्षण दिए जाने के एवज में मुस्लिम शासकों द्वारा लिया जाता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है खराज। ये जो खराज है वो किससे था, भूमि से संबंधित। खम्स लूट से संबंधित था। जकात एक धार्मिक कर था, और जजिया जो कर था वो गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला कर था। आगे चलते हैं। वस्त उल हयात का लेखक कौन था? ऑप्शन संख्या 1 जियाउद्दीन बर्नी, 2 अल बरूनी, 3 हसन निजामी और 4 अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की 5 पुस्तकें थी, 5 दीवान। इन 5 दीवानों में से एक थी वस्त उल हयात, तोहफतुल। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21, निम्न में से कौन सा एक इल्तुतमिश से संबंधित नहीं है? इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई, सही है, क्योंकि इससे पहले राजधानी थी लाहौर। खलीफा से खिलत भी प्राप्त की, टंका और जीतल नामक मुद्रा भी चलाई। टंका जो है चांदी का सिक्का था, और जीतल जो है तांबे का सिक्का, और ये दोनों सिक्के किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने। ऑप्शन संख्या 4 सही है, दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज यानी ये सैनिक विभाग होता था, इसका प्रमुख होता था आरिज ए ममालिक, और इस सैनिक विभाग का गठन किया था बलबन ने, और बलबन ने पहली बार अहमद अयाज को दीवान आरिज नियुक्त किया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित स्थानों का पढ़िए और नीचे दिए विकल्पों में से सही चुनिए। ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा नागौर, पलवन और हांसी में मस्जिदों का निर्माण करवाया गया था। 2 इल्तुतमिश का मकबरा जो है वो लाल पत्थर से बना हुआ है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है 4। ये दोनों ही कथन जो है वो एकदम सही है। आगे चलते हैं। इल्तुतमिश में दिल्ली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में लाल बलुआ पत्थर से खुद के मकबरे का निर्माण करवाया, और
ये तो मस्जिद जो है इसका निर्माण तो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 में। ठीक है, आगे चलते हैं। तुमन संबंधित है राजस्व कर, सैनिक संगठन, स्थापत्य अलंकरण और बाजार व्यवस्था। तो इस प्रश्न का सही है उत्तर है सैनिक संगठन। देखिए तुमन होता था 10,000 सैनिकों का संगठन, और इस सैनिकों की टुकड़ी, इसको जो मुखिया होता था उसको कहते थे अमीर ए तुमन, अमीर ए तुमन। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नांकित में से किस सुल्तान ने शेख निजामुद्दीन औलिया को दंडित करने की धमकी दी थी? ऑप्शन संख्या 1 अलाउद्दीन खिलजी, 2 गयासुद्दीन तुगलक, 3 मोहम्मद बिन तुगलक और 4 फिरोज शाह तुगलक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2 गयासुद्दीन तुगलक। देखिए गयासुद्दीन तुगलक जो है ये 1224-25 में बंगाल विजय करने के लिए गया, 1324-25 में बंगाल विजय करने के लिए गया, और इससे पहले खुसरो शाह ने निजामुद्दीन औलिया को कुछ पैसे दिए थे और इसने कहा था कि मैं बंगाल से वापस आऊं तब तक अगर निजामुद्दीन औलिया ने मुझे वो पैसे जो कि खुसरो शाह ने निजामुद्दीन औलिया को दिए थे वापस दे दें, अगर नहीं देंगे तो मैं उसको क्या करूंगा, दंडित। इस समय जब ये बात निजामुद्दीन औलिया को पता चली तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा हनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी दिल्ली अभी तक बहुत दूर है। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। जब वह गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय करके वापस आ रहा था तो अफगानपुर के अंदर एक लकड़ी का महल है, वहाँ उसका स्वागत किया गया। करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक आलीशान लकड़ी के महल का निर्माण करवाया और उस लकड़ी के महल के अंदर दबने से गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई और निजामुद्दीन औलिया का वह वाक्य एकदम सही हुआ। और इसी प्रकार 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। इसी 1325 में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई और 1325 में ही निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य अमीर खुसरो की मृत्यु हुई थी। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 47। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को काल क्रमानुसार सही व्यवस्थित करिए। तो अलाउद्दीन खिलजी की पहली विजय जो थी वो 1299 में थी, गुजरात विजय। ठीक है, फिर 1303 चित्तौड़ विजय, मालवा की विजय 1305 ईस्वी और देवगिरी की विजय 1307 ईस्वी। तो पहला ऑप्शन संख्या 1, 4, 3 और 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 2, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने पहली विजय जो थी गुजरात विजय करी थी और इसके बाद 1305 में मालवा के शासक थे महलक देव और इन मालवा के शासक महलक देव को पराजित करके मालवा पर अधिकार कर दिया था 1305 में, और 1307 में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को इन्होंने पराजित किया था। देखते हैं गुजरात। अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान बनने के बाद पहला अभियान ये किसके नेतृत्व में हुआ? अलूग खान और नुसरत खान में। इस समय गुजरात का शासक कर्ण बघेल द्वितीय था। कर्ण बघेल भाग करके अपनी पुत्री देवल देवी के साथ देवगिरी चला गया और इसके बाद इसकी पत्नी को जो है अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी पत्नी से शादी कर दी और उसे मलिकाए जहां की उपाधि दी। इसी अभियान के दौरान नुसरत खान ने मलिक काफूर को 1000 दीनार में खरीदा। इस कारण मलिक काफूर को 1000 दीनारी भी कहा जाता है और इसी मलिक काफूर ने इसके गुजरात अभियान का, गुजरात नहीं इसके दक्षिण अभियान का जो है वो नेतृत्व किया था। आगे चलते हैं। मालवा का शासक महलक देव और हरचंद कोका उसका सेनापति था।
भारत में एकता प्रथा का प्रचलन निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन संख्या 1 मोहम्मद गोरी, 2 बलबन, 3 इल्तुतमिश और 4 नासिरुद्दीन महमूद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1 मोहम्मद गोरी। देखिए, दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है भारत में एकता व्यवस्था की शुरुआत किसने की? तो वो की थी मोहम्मद गोरी ने। जबकि ये पूछा जाए कि भारत में एकता व्यवस्था को संस्थानिक स्वरूप या सुदृढ़ स्वरूप किसने दिया, तो वो दिया इल्तुतमिश ने। ये RMSSB ने ये प्रश्न पूछ रखा है और इस प्रश्न में इल्तुतमिश को भारत में संस्थानिक जो दर्जा दिया गया एकता व्यवस्था का, वो इल्तुतमिश माना जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी ने 1191 में कुतुबुद्दीन ऐबक को हांसी और हरियाणा में स्थित है, इसकी एकता दी। और फिर नासिरुद्दीन अस्ताम को कच्छ की एकता दी। और एकता व्यवस्था का सबसे पहला उल्लेख जो है वो सियासतनामा में मिलता है। सियासतनामा जो है वो तुसी ने सियासतनामा लिखी है, जिसमें भारतीय एकता व्यवस्था का पता चलता है। ताजिक कौन थे? तुर्की विदेशी अमीर तुर्कीदास, गैर तुर्की विदेशी अमीर, यानी ऐसे अमीर लोग जो कि तुर्की नहीं थे लेकिन तुर्की साम्राज्य में पैसे के या अपने संगठन के बल पर या ताकत के बल पर स्थापित थे, उनको ताजिक कहा जाता था। तो गैर तुर्की विदेशी अमीर जो थे वो क्या कहलाते थे? ताजिक। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 1 इल्तुतमिश, 2 बलबन, इल्तुतमिश सुल्तानगढ़ी, बलबन जमयत खाना मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी हजार सितून महल और जूना शाह खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बलबन जमयत खाना मस्जिद, क्योंकि जमयत खाना का मस्जिद का निर्माण खिज्र खान ने किया था। किसने किया था? खिज्र खान ने, ना कि बलबन ने। और सुल्तानगढ़ी जो ये है, इल्तुतमिश का एक पुत्र था नासिरुद्दीन महमूद, और इस नासिरुद्दीन महमूद की क्या हो गई थी? मृत्यु। इस मृत्यु में नासिरुद्दीन महमूद की याद में उसके पिता इल्तुतमिश ने दिल्ली में 1232 ईस्वी में सुल्तानगढ़ी यानी नासिरुद्दीन महमूद का मकबरे का निर्माण किया गया। तो ये सुल्तानगढ़ी क्या है? नासिरुद्दीन महमूद का एक मकबरा है। और हजार सितून आपने पढ़ लिया है। और जूना शाह ने खाले जहां तेलंगानी का मकबरा बनाया। देखिए, फिरोज तुगलक का प्रधानमंत्री था खान ए जहां तेलंगानी, और इस फिरोज तुगलक के प्रधानमंत्री खान ए जहां तेलंगानी के पुत्र का नाम था जूना शाह। जो ये प्रश्न अगर पूछे कि खान ए जहां तेलंगानी के मकबरा किसके काल में बना, तो उत्तर आएगा फिरोज शाह तुगलक। लेकिन बनाया किसने? तो फिरोज शाह तुगलक के समय बनाया गया, लेकिन बनाने वाला व्यक्ति कौन था? जूना शाह। ये खाने जहां तेलंगानी का पुत्र था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3 अलाउद्दीन खिलजी। आगे चलते हैं। दीवाने मुस्तखराज की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1 अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, दीवाने मुस्तखराज राजस्व विभाग था, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान या दीवाने खैरात की स्थापना की थी। और मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर कोई या कृषि विभाग की स्थापना की थी। देखो, इन दोनों में एक तो है दीवाने मुस्तखराज, तो मुस्तखराज जो है वो राजस्व विभाग है, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। कई बार मैच करने वाले प्रश्न होते हैं जिनमें इन दोनों में कृषि विभाग और राजस्व विभाग में कई बार क्या हो जाता है कि हमको ऐसा लगता है कि ये इसने किया होगा। तो जो कृषि विभाग है इसकी स्थापना तो किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या, निम्न में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है? किरान उस सादैन, मिफ्ताहुल फतूह, नू सफिर और फतवाए जानदारी।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 3, फतवाए जहांदारी। फतवाए जहांदारी है ये जो बरनी की रचना है, किसकी रचना है, बरनी की रचना है। और इस फतवाए जहांदारी में मुस्लिम कानूनों का वर्णन है। पिछली साल नेट में एक प्रश्न पूछा गया कि फतवाए जहांदारी में किसका उल्लेख है, तो उसका ऑप्शन का सही उत्तर होता था मुस्लिम शासकों के लिए कानून का जो निर्देश है वो किस में दिया हुआ है, फतवाए जहांदारी। और इसका लेखक कौन है, बरनी। देखिए किरान उस सादेन ये रचना अमीर खुसरो की है। इसमें बुगरा खां था बंगाल का सूबेदार और उसका पुत्र था कैकुबाद। देखिए कैकुबाद उसका पुत्र था लेकिन वो दिल्ली सल्तनत का शासक था, लेकिन बुगरा खां पिता था वो कहाँ था, बंगाल का शासक था। इस प्रकार बुगरा खां और उसके उसके पुत्र कैकुबाद की मीटिंग या बैठक का वर्णन या उसकी मिलन का वर्णन इसके अंदर दे रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन दोनों की बात हमने आगे के प्रश्नों में कर दी। सुल्तान कैकुबाद और उसके पिता बंगाल के सूबेदार बुगरा खां की अवध में हुई मुलाकात का वर्णन है। और मिफ्ता उल फतू है वो जलालुद्दीन खिलजी के काल में जलालुद्दीन खिलजी की विजयों का वर्णन और मलिक छज्जू का विद्रोह। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि मलिक छज्जू के विद्रोह का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, तो मिफ्ता उल फतू ग्रंथ में मिलता है। तुर्क के चहलगानी को समाप्त, ये प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है। ऑप्शन संख्या 1 बलबन। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन संख्या 1 मोहम्मद बिन तुगलक, 2 फिरोज तुगलक, 3 इब्राहिम लोदी और 4 इब्राहिम शाह सरकी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2 फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक में उत्तर प्रदेश में गोमती नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, ये प्रश्न इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया कि गोमती नदी के किनारे, किस नदी के किनारे जौनपुर स्थित है, तो जौनपुर जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। और इसकी स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद और कहा जाता है कि इसने 300 नगरों की स्थापना की थी। सल्तनत काल में दीवाने कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। देखो इसको दीवाने कोही भी कहा जाता है, दीवाने अमीर कोही भी कहा जाता है, और ये कृषि विभाग था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जब दोआब में कर वृद्धि की और कर वृद्धि करने के बाद वहाँ अकाल पड़ गया, ये योजना फेल हो गई, उस समय इसने कृषि विभाग की स्थापना की। किस विभाग की स्थापना की? कृषि विभाग। इसको दीवाने कोही या दीवाने अमीर कोही भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 34। सल्तनत काल में सोनदर था भू राजस्व पर लगने वाला एक शुल्क, नहर के पानी के पर लगने वाला शुल्क, गंगा के दोआब में लगाया गया एक विशेष कर, कृषि कार्यों के विकास हेतु दिया जाने वाला ऋण। सोनदर या तकावी वो अग्रिम ऋण होता था जो कृषकों को खेती करने के लिए सल्तनत द्वारा दिया जाता था। तो ये एक प्रकार का क्या होता था? ऋण। बाद में फिरोज तुगलक ने सल्तनत काल में कौन सा शहर कच्ची रेशम एवं मलमल के लिए प्रसिद्ध था? तो बंगाल स्थित एक सोनार गांव सल्तनत काल में कच्ची रेशम एवं मलमल के लिए प्रसिद्ध था। आगे चलते हैं। हिंडोला महल। हिंडोला महल कहाँ है? मांडू में। मांडू मालवा मध्य प्रदेश में हिंडोला महल स्थित है। सल्तनत कालीन वास्तु में अरेबस्क का प्रयोग किया जाता था। भवनों को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से, गुंबज बनाने के लिए, मेहराब बनाने के लिए, भवनों की सजावट के उद्देश्य के लिए। देखिए इस्लामी कानून में जीवित व्यक्तियों या पशु पक्षियों का चित्रण करना मनाही है। तो इस कारण ये भवनों को जो जब सजावट करते थे तो उस पर ज्यामितीय आकृतियों का अंकन करते थे। जब ये भारत आए तो भारत में इन्होंने स्वास्तिक देखा, स्वास्तिक का भी अंकन किया। तो जो भवनों की सजावट के लिए ज्यामितीय आकृतियाँ
पेड़ पौधे और लताओं का चित्रण किया जाता था, उसको कहते थे अरेबस्क। एक और विधि होती थी जिसको कहते थे कुफी, यानी कि जब ये ईरानी भाषा, ये अरबी भाषा में ये इमारतें थी उन पर चित्रण करते थे, कुरान की आयतों का अगर चित्रण किया जाता था वो तो कहलाता था कुफी, और ज्यामितीय आकृतियों का अंकन जो होता था वो कहलाता था अरेबस्क। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या, सजीव व्यक्ति की, यानी निम्न में से दिल्ली सल्तनत के शासकों को क्रमानुसार जमाइए। तो पहला है मुबारक खिलजी 1316 से 1320। इसके बाद जब मुबारक खिलजी की हत्या कर दी थी खुसरो शाह ने, 1320 में खुसरो शाह शासक बना, और फिर खुसरो शाह की हत्या कर दी थी तुगलक वंश ने, और तुगलक वंश की स्थापना की, और फिर मोहम्मद शाह और आलम शाह। तो पहला व्यक्ति हो जाएगा 1, 2। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन संख्या 4। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित विभाग और उनके मुखिया को चुनिए। विजारत विभाग का मुखिया वजीर होता था, सही है। दीवाने अर्ज, इसका मुखिया आरिज ममालिक होता है, सही है। दीवाने रिसालात, इसका मुखिया सद्र उस सुदूर नहीं होता है। देखिए, सद्र उस सुदूर कहते हैं वो सल्तनत काल में जो धार्मिक विभाग का प्रमुख होता था, कुरान या शरीयत को लागू करने वाला जो लोग होते थे, उनका जो प्रमुख होता था उसको कहते थे सद्र उस सुदूर, यानी ये दीवाने रिसालात का प्रमुख नहीं था। दीवाने इंसा, ये शाही पत्राचार विभाग होता था। कैसा विभाग? शाही पत्राचार विभाग। इसको दबीर ए ममालिक कहा जाता है। यहाँ बरीद ए ममालिक लिखा हुआ है, लेकिन वास्तविकता होती है दबीर ए ममालिक। ठीक है, तो ये जो दबीर ए ममालिक जो होता है वो होता है दीवाने इंसा, यानी शाही पत्राचार विभाग का प्रधान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 4, सद्र उस सुदूर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित यात्रियों को लगाना है। देखो, प्रश्न इसके पीछे रह गया, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये देखना है। तो इसमें कौन सा? अल बरूनी उज्बेकिस्तान, मार्को पोलो इटली, इब्न बतूता मोरक्को और अब्दुल रज्जाक तुर्की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4। अब्दुल रज्जाक तो जो था वो समरकंद का व्यक्ति था, फारस का, यानी ये तुर्की नहीं था। अब चलते हैं अल बरूनी। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, इसने किताब उल हिंद की रचना की। इसके बाद मार्को पोलो इटली का शासक, इटली का यात्री था, और ये इसने मदुरा के शासक पांड्य शासक कुलशेखर मारवर्मन के समय भारत की यात्रा की थी, और इसने पांड्य शासक की राजधानी जो मदुरा है उसको मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया था। इब्न बतूता, ये आया था 1292-93 में। इसके बाद इब्न बतूता 1333 ईस्वी में, ये कालीकट के शासक जमोरिन के 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आया, और 1334 ईस्वी में इसको यहाँ का सद्र काजी नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद अल बरूनी, मार्को पोलो इटली, और अब्दुल रज्जाक जो है वो तुर्की का नहीं समरकंद का था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 4। आगे चलते हैं। इटली के वेनिस शहर का निवासी था मार्को पोलो, और 1292-93 में भारत आया। इसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, और इसने पांड्य राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया था। इब्न बतूता यह अफ्रीका के मोरक्को देश का निवासी था। 1333 में भारत आया, और 1333 से 1347 तक भारत रहा। 1333 से 1347 तक ये भारत रहा।
इसकी पुस्तक का नाम है किताबुर रहला। आगे चलते हैं। 41 प्रश्न संख्या 41, बलबन ने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आर, उसने ताज की प्रतिष्ठा की स्थापित की थी। तो प्रश्न ये है कि उसने ताज की प्रतिष्ठा की स्थापना की, इसी कारण बलबन ने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 2, ए व आर दोनों सही है। आर ए की ठीक ठीक व्याख्या करता है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 42, इक्ता शब्द का अर्थ है सुल्तान द्वारा दी गई विशेष भूमि, तनख्वाह के बदले सैनिकों को दिया जाने वाला भू अनुदान, सैनिकों को दिए जाने वाला भूदान, मुस्लिम मुल्ला मौलवियों को दी जाने वाली भूमि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2, तनख्वाह के बदले सैनिकों को दिया जाने वाला भूदान। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित स्मारकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आ जाएगा सी, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। ये 1200 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। फिर आ जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा, डी, इसका निर्माण मालवा के शासक गियासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। और मोती मस्जिद किला-ए कोहना, डी, और फिर आ जाएगा मोती मस्जिद ए, यानी मोती मस्जिद सबसे लास्ट में बनी थी, इसका निर्माण शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 5, 4, सी डी बी ए। ठीक है, आगे चलते हैं। मोती मस्जिद का निर्माण 1654 में शाहजहां ने करवाया था और किला-ए कोहना का निर्माण 1542 में शेरशाह सूरी ने करवाया था। प्रश्न संख्या 44, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, रजिया ने या बलबन ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 ईस्वी में जो है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था और यह भारत में बनी पहली तुर्की इमारत मानी जाती है। आरिज ए ममालिक किस विभाग का प्रधान कहलाता था? दीवाने आरिज, और ये दीवाने आरिज है सैन्य विभाग होता था और इसकी स्थापना बलबन द्वारा की गई। आगे चलते हैं। अलाउद्दीन की निम्नलिखित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, रणथंभौर विजय 1301, चित्तौड़ विजय 1303, सिवाना विजय 1308 और जालोर विजय 1311। इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, सी, डी और बी, ऑप्शन संख्या 1। देखते हैं। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलूग खां और नुसरत खां ने रणथंभौर पर आक्रमण किया और रणथंभौर का शासक अमीर देव पराजित हुआ। रणथंभौर की महिलाओं ने अमीर की रानी रंग देवी के नेतृत्व में जौहर किया और फारसी साहित्य में उल्लिखित पहला जौहर जो है वो रणथंभौर का जौहर माना जाता है। चित्तौड़ 1303 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन सा सुल्तान ममलूक सुल्तान नहीं था? ममलूक सुल्तान यानी गुलाम वंश के वे शासक जो कि स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए लेकिन थे गुलाम, इसलिए इनमें से हमें वो व्यक्ति पहचानना है जो कि गुलाम वंश से संबंधित नहीं है। तो कि जलालुद्दीन खिलजी जो है वो खिलजी वंश से संबंधित है, गुलाम वंश से संबंधित नहीं। बलबन, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक ये तीनों खिलजी वंश से संबंधित है। इस प्रकार सल्तनत काल में पूछे गए सभी प्रश्न समाप्त हुए और हमारी इस ट्रेंड एनालिसिस सीरीज को देखने के लिए इतिहास दर्शन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इसकी PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।